हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2021 के लिए मिनी टेस्ट नंबर 12 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये 3 कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज़ है एंड करंट अफेयर है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी सारे शेड्यूल और सारी डिटेल और फ़ी जो भी है वो सारी पीडीएफ में है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए हैं, तो आप जो है पीडीएफ गिवन है उससे वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट। तो यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर द टर्म 2022 to 24. Second, India is also elected as the non-permanent member of UNSC for 2022-23. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका आंसर है आंसर ए, वन ओनली। तो ये बिल्कुल सही है कि जो इंडिया है वो UN ECO SOC के लिए जो है वो इलेक्ट हुआ है और उसका टर्म जो इलेक्ट हुआ है वो 2022 से 2024। और जो UNSC का जो नॉन परमानेंट मेंबर जो इंडिया इलेक्ट हुआ है वो 2021 से लेके 2022। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। ये 2021 से 22 तक का है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ये UNSC का जो है 2021 से 22 तक का है। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए, UNSC का 21-22। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन पेंजिया 14 टारगेटिंग। तो ऑपरेशन पेंजिया 14 किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर डी, सेल ऑफ काउंटरफीट एंड इलिसिट मेडिसिन। तो बेसिकली जो ऑपरेशन पेंजिया है वो इंटरपोल का मिशन है। इंटरपोल का मिशन है। इसमें क्या करेगा इंटरपोल, जो आपकी सेल हो रही है मेडिसिन की, ऑनलाइन सेल और प्रोडक्ट जो हो रही है, तो उसको जो है काउंटर जो फीड प्रोडक्ट हो रहे हैं उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन पेंजिया जो है इंटरपोल ने स्टार्ट किया है। तो आप मुझे बताएंगे कि जो इंटरपोल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका आंसर है आंसर डी। तो ये भी आ सकता है कि किसने स्टार्ट किया है, तो ये इंटरपोल ने स्टार्ट किया है पेंजिया 14, और ये सेल ऑफ फेक मेडिसिन और प्रोडक्ट ऑनलाइन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इंडिया टू बूस्ट MSME सेक्टर बाय फंडिंग, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस परफॉर्मेंस प्रोग्राम। तो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को हेल्प किया है टू बूस्ट MSME बाय फंडिंग MSME रैम्प प्रोग्राम? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आंसर सी, वर्ल्ड बैंक। तो अभी हाल ही में क्या है, वर्ल्ड बैंक ने जो है इंडिया को फंड किया है MSME सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, और इस प्रोग्राम का नाम है रैम्प। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, प्रोग्राम का नाम है रैम्प, और रैम्प प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? MSME से। तो मतलब इसका है रेजिंग एक्सलेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम। तो रैम्प प्रोग्राम अगर कहीं आ जाता है तो आप ध्यान रखेंगे ये MSME से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, वर्ल्ड बैंक, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सुरक्षित हम सुरक्षित अभियान 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ है, तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आंसर ए, नीति आयोग। तो इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो आप यहीं देख जाएंगे जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अगर ये आ गया तो यही एक तरह का कीवर्ड है जो आपको बताता है कि ये नीति आयोग ने जो है लॉन्च किया है। अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में भी, अभियान के बारे में भी नहीं पता है कि सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, अगर आप 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी अगर आपने कभी न्यूज़ फॉलो करी होगी तो आप यहाँ से पता चल जाएगा ये नीति आयोग ने किया है। तो ऐसे ही गैस वर्क होता है, ऐसे ही गैस वर्क होता है। ये नहीं कि ब्लाइंड कुछ भी खेल लिया और गैस वर्क होता है। तो गैस वर्क ऐसे ही होता है कि क्वेश्चन में से कोई कीवर्ड जो है वहाँ से आप जो है आंसर निकालते हो। तो इसका आंसर है आंसर ए, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन
Election Commission is a 3-member body. 2. Chief Election Commissioner and other election commissioner hold office for 6 years or till they attain the age of 65, whichever is earlier. तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ. तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. तो इलेक्शन कमीशन जो है वो 3-member बॉडी है. 3-member बॉडी है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया +2 अदर इलेक्शन कमिश्नर. तो बेसिकली ये 3-member बॉडी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है ऑफिस होल्ड करते हैं 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज. मतलब जो भी पहले आ जाए, या तो उनका 6 ईयर का टर्म कंप्लीट हो जाए या 65 एज कंप्लीट हो जाए, जो भी अर्लियर कंप्लीट हो जाएगी वो तब तक होल्ड करेंगे अपना ऑफिस. तो जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 324. तो आर्टिकल 324 से रिलेटेड है और बेसिकली ये इस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 में. 25 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था. इसलिए जो है 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर डे. नेशनल वोटर डे हम जो है 25 जनवरी को बनाते हैं क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन जो है हमारा इस्टेब्लिश हुआ था. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं. तो इसका जो आंसर है सॉरी यहाँ सी होगा. तो इसका आंसर है आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो एमएसपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. पहला, एमएसपी इज द रेट एट विच गवर्नमेंट परचेज क्रॉप फ्रॉम फार्मर. 2. यूनियन बजट फॉर 2018-19 हैज अनाउंस्ड दैट एमएसपी would be capped at the level of 2 times the cost of production. तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है आंसर ए, 1 ओनली. तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है. तो एमएसपी क्या प्राइस होता है कि जिस पे जो है गवर्नमेंट परचेज करती है क्रॉप फ्रॉम फार्मर्स. जिस प्राइस पे गवर्नमेंट परचेज करेगी क्रॉप वो एमएसपी होता है. और 2018 और 19 में जो बजट है उसमें अनाउंस्ड हुआ था कि एमएसपी जो है 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के 1.5 टाइम्स जो है वो एमएसपी रखा जाएगा. और एमएसपी बेसिकली आपका एक साल में 2 बार अनाउंस्ड होता है. तो एक राबी क्रॉप के लिए, एक खरीफ क्रॉप के लिए, तो एक साल में 2 बार अनाउंस्ड होता है. और इसको जो रिकमेंड करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की रिकमेंडेशन पे जो है अनाउंस होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, 1 ओनली. तो यहाँ जो है 2 टाइम्स की जगह अगर 1.5 टाइम्स होता तो ये सही होता. तो इसका आंसर हो गया आंसर ए, 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मेक बिटकॉइन लीगल. तो कौन सी ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने जो है बिटकॉइन को लीगल कर दिया है? तो इसका आंसर है आंसर बी, एल सेल्वाडोर. तो एल सेल्वाडोर ने जो है बिटकॉइन को लीगल कर दिया है. तो इसका हो गया आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क इज इन. तो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका आंसर है आंसर बी, असम. तो ये असम में है. तो कुछ लोग इसको दिहिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको दिहांग भी बोलते हैं. तो कोई भी आ जाए तो आप यहाँ ध्यान रखना है ये असम में है. तो अभी क्या है, ये दिहिंग जो दिहिंग या दिहांग है ये असम का 7th नेशनल पार्क बन गया है. 7th नेशनल पार्क जो असम का बन गया है. और असम अब ऐसा 3rd मोस्ट, मतलब असम के अंदर जो है 3rd मोस्ट नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर. तो पहली जो स्टेट है जिसके अंदर है वो है एमपी. एमपी के अंदर 12 नेशनल पार्क हैं. दूसरी है अंडमान एंड निकोबार, इसके अंदर 9 नेशनल पार्क हैं. और असम के अंदर अब 7 हो गए हैं. तो असम के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है? काजीरंगा, मनस, नामेरी, ओरांग, दिब्रू, शाइकोवा,
और रयमोना। तो ये वाला जो नेशनल पार्क है बेसिकली ये अभी 6th नेशनल पार्क बना है असम का, और ये जो है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून को सेलिब्रेट होता है उस पर ये डिक्लेयर हुआ था 6th नेशनल पार्क। तो ये 6th नेशनल पार्क है और ये 7th नेशनल पार्क है। तो असम में अब 7th हो गए हैं, तो अब ये 3rd नंबर का हो गया है। पहला एमपी, दूसरा अंडमान एंड निकोबार और तीसरा असम। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। तो दिहिंग पटकाई जो है वो असम में है और असम का 7th नेशनल पार्क बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली मेंशन टू प्रिविलेजेस डेट इज फ्रीडम ऑफ द स्पीच इन पार्लियामेंट एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। तो कौन सा संविधान का किस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से 2 विशेष अधिकारों का उल्लेख है, अर्थात संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। तो ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर सी, आर्टिकल 105। तो आर्टिकल 105 जो है वो बेसिकली पार्लियामेंट प्रिविलेजेस से रिलेटेड है। तो मतलब पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच पार्लियामेंट के अंदर, और फिर राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग। तो बेसिकली ये दोनों जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 105 में है। तो इसका आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्के टाइगर रिजर्व इज इन। तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इसका आंसर है आंसर बी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है पक्के टाइगर रिजर्व है। तो आपका जो है ये क्वेश्चन जैसे टाइगर रिजर्व के और नेशनल पार्क के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो अभी भी सारे टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, ये फेमस में रहे हैं। तो या तो आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि ये कहाँ है, या फिर आपको ABC करके दे दिया कि चूज द रॉन्ग। जैसे आपको पक्के दे दिया, पक्के के आगे असम दे दिया। तो असम में तो है नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस टाइप के जो है वो आपके जो नेशनल पार्क के क्वेश्चन है और टाइगर रिजर्व के क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। तो पक्के इज इन अरुणाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2021 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट डैश फॉर 2020 और 23। तो 2021 जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी 2022 से 23 के लिए कितनी। तो इसका आंसर है आंसर सी, 7.5%। तो 7.5% जो है वो इंडिया की GDP जो है 2022-23 के लिए फोरकास्ट की गई है। तो बेसिकली जो आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है वो आपका रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिलीज करता है, और इसमें इंडिया की जो ग्रोथ है वो फोरकास्ट की गई है 8.3% 2021-23 के लिए 22 के लिए, और 7.5% जो है वो 2022-23 के लिए फोरकास्ट की गई है, और 6.5% जो है 23-24 के लिए। तो 6.5% तो मुझे लगता है बहुत कम चांसेस है ये पूछा जाएगा, लेकिन 8.3 और 7.5 जो है वो पूछा जा सकता है। तो 21-22 के लिए 8.3 और 22-23 के लिए 7.5। तो बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज होता है। तो वर्ल्ड बैंक और कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड एक और हो गया ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स करता है, एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एंड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, और एक तो आपका हो ही गया ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। तो ये सारी रिपोर्ट जो है वो जो वर्ल्ड बैंक है वो रिलीज करता है। तो इंपॉर्टेंट आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गई एंड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट हो गई, और ये दोनों रिपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। तो 2022-23 के लिए 7.5 है, 21-22 के लिए 8.3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रिविलेजेस फॉर द प्रेसिडेंट। तो संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल जो है प्रोवाइड करता है प्रिविलेजेस फॉर द प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर है
आंसर डी आर्टिकल 361। तो आर्टिकल 361 टॉक्स अबाउट द प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 361 जो है इसका आंसर होगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एडवांस्ड टारगेट फॉर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल ऑल्सो कॉल्ड E20 फ्रॉम 2032। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग का 20% का टारगेट जो है एडवांस कर दिया है। तो पहले ये 2030 था, अब कितना हो गया है? तो इसका आंसर है आंसर सी 2025। तो E20 जो है, E20 का मतलब कुछ नहीं है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो 20% जो है वो E20 होता है और 10% E10 होता है वो 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो इसका जो टारगेट है वो हो गया है बाय 2025। पहले 2030 था, अब जो है 2025 हो गया है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी 2025 E20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एम्स एट इंक्रीजिंग द GER इन हायर एजुकेशन टू 50% बाय। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जो है एम किया है कि वो GER, मतलब GER का मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 50% कर देगा। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% कर देगा बाय। तो इसका आंसर है आंसर डी 2035। तो 50% कर देगा 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो बेसिकली ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है इन हायर एजुकेशन इज कैलकुलेटेड फॉर द 18 to 23 एज ग्रुप। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 18 से 23 साल के लोग के लिए कैलकुलेट होता है, और बेसिकली ये है इट द रेशियो ऑफ द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन टू द पॉपुलेशन इन द एलिजिबल एज ग्रुप। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में क्या हुआ कि जितने भी लोग जो हैं एनरोल हैं हायर एजुकेशन में, जितने भी लोग हायर एजुकेशन में एनरोल हैं टू द पॉपुलेशन इन एलिजिबल एज ग्रुप, मतलब 18 से 23 साल तक के बीच में टोटल पॉपुलेशन कितनी है और इसका एनरोलमेंट कितना है, उसके रेशियो को हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं। और बेसिकली आप यहाँ ध्यान रखना 18 से 23 साल। हाँ, तो एक क्वेश्चन बताइए कि इस समय जो है वो GER कितना है, इस समय GER कितना है? तो 50% तो 2035 तक लाना है, इस समय कितना है? तो हिंट मिल रहा है आपको एक। तो जून के अंदर ना एक रिपोर्ट आई थी, जून के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें ये रिलीज हुआ था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है। तो आप बताएंगे कि मुझे कि अभी कितना है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSP फॉर पैडी फॉर द 2021 खरीफ मार्केटिंग सीजन विल बी रुपीज डैश पर क्विंटल। तो जो अभी पैडी है, मतलब पैडी का मतलब हो गया राइस। तो राइस का जो MSP है 2021-22 के लिए, अब वो कितना रुपए है पर क्विंटल? तो इसका आंसर है आंसर सी 1940। तो ये जो है 2021-22 के लिए 1940 है, और लास्ट ईयर ये कितना था 1868। तो 1868 है। तो जो राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है। तो कोई भी अगर MSP कब डिक्लेयर होता है, बिफोर द सोइंग ऑफ द क्रॉप, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द खरीफ सीजन। तो आप मुझे बताएंगे खरीफ सीजन की जो सोइंग पीरियड है वो कौन सा होता है? खरीफ सीजन का सोइंग पीरियड कौन सा होता है? सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। तो आप ये बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, MSP पैडी का कितना है 1940 रुपये पर क्विंटल। पर क्विंटल मतलब 100 kg। तो 1940 रुपये पर क्विंटल जो है MSP है राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट मेजर यूज्ड इन कैलकुलेटिंग MSP बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है कौन सा कॉस्ट मेजर यूज करती है MSP कैलकुलेट करने के लिए? तो इसका आंसर है आंसर बी A2 + FL।
तो बेसिकली जब फार्मर को जो प्राइस दिया जाता है उनके क्रॉप का, तो उसके लिए एक एमएसपी डिसाइड होता है, और वो एमएसपी किस बेसिस पे डिसाइड होता है, बताया गवर्नमेंट जो यूज़ करती है वो करती है A2FL। तो A2FL का मतलब क्या हुआ, A2 प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। तो अनपेड फैमिली लेबर मतलब जैसे फैमिली है उसके लेबर जो उस पर काम कर रही है उसको कंप्यूट करके ये निकाला जाता है। और A2 का मतलब क्या हुआ कि जितना भी आपका ऑल टाइप ऑफ कैश जो एक्सपेंडिचर लग रहा है क्रॉप के लिए, जैसे आपके सीड हो गए, मतलब अब पहले आप बीज डालेंगे, फिर उसके बाद क्या मैन्योर, क्या फर्टिलाइज़र लगा रहे हैं, क्या केमिकल्स लगा रहे हैं, लेबर कॉस्ट क्या आ रही है आपकी, फ्यूल कॉस्ट क्या आ रहा है। तो बेसिकली मतलब आपको जो आप कोई भी आपकी फसल लगाने के लिए उसका आपका एक्सपेंडिचर कॉस्ट क्या होती है, वो आपका A2 होता है, एक्सपेंडिचर कॉस्ट। और फिर उसके बाद इसमें A2 प्लस FL मतलब जो आपके फैमिली मेम्बर, जो अगर आपके कोई खेत है और उस खेत पे जो आपके अनपेड फैमिली मेम्बर काम कर रहे हैं, तो A2FL ऐसे ये काउंट होता है बाय MSP। तो A2FL तो काउंट होता है, और जो फार्मर्स हैं और ये सब ला रही जितनी सारी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है वो C2 के लिए डिमांड करते हैं, लेकिन जो सरकार है वो A2FL से MSP कैलकुलेट करके देती है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट हो गया चूज द करेक्ट। फर्स्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंपोज्ड ऑफ 9 जजेस। 2 इट इज द इंटरनेशनल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर है आंसर बी 2 ओनली। तो पहला बिल्कुल गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कंपोज होता है 15 जजेस के, और जो है आपका 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं बाय UN जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इन लोगों से मिलकर ये 15 जजेस जो हैं वो आपके इलेक्ट होते हैं 19 ईयर्स के लिए, और बेसिकली ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो आप जो है ICC एंड ICJ में कंफ्यूज मत होना। जो ICJ है वही वो वाला केस है जो कुलभूषण जाधव से रिलेटेड है। तो बेसिकली आपके दो स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको जो सुनता है वो ICJ ही सुनता है, और वो बेसिकली ICC जो है वो आपका जीनोसाइड और इन सब से रिलेटेड है। दोनों का हेडक्वार्टर सेम जगह है, लेकिन जो आपका ICJ है वो डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट, मतलब जैसे कुलभूषण जाधव इंडिया और पाकिस्तान का जो मैटर था, तो वो सारी चीज़ें जो है ICJ सुनता है, और इट्स अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द UN। तो ICJ आपका स्टैब्लिश हुआ था 1945 में बाय यूनाइटेड नेशन, और इसका जो आपका इसका हेडक्वार्टर है वो आपका हेग नीदरलैंड में है। हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसमें 15 जजेस होते हैं जो 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है अब ICC एंड ICJ जो है वो आपको डिफ्रेंशिएशन जो है क्लियर होगा। तो आप यहाँ ध्यान रखना ICJ UN से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। पहला वाला गलत था क्योंकि 15 जजेस होते हैं इलेक्टेड फॉर द टर्म्स ऑफ 9 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी अनाउंस्ड एनविजन मिशन। तो कौन सी स्पेस एजेंसी ने जो है एनविजन मिशन जो है अनाउंस किया था। तो इसका आंसर है आंसर डी ESA। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो है एनविजन मिशन जो है अनाउंस्ड किया था। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट। तो यहाँ आपको समग्र शिक्षा अभियान से रिलेटेड चीज़ें गिवन है। तो जो SS है, तो समग्र शिक्षा अभियान इज अ इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 8th, एंड सेकेंड इट सब्ज्यूम्स सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है आंसर बी 2 ओनली। तो जो समग्र शिक्षा है वो बेसिकली इंटीग्रेटेड स्कीम है फॉर द स्कूल एजुकेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th। तो प्री स्कूल टू क्लास 12 तक एक्सटेंडेड है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसके अंदर जो है सर्व शिक्षा अभियान
एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, ये तीनों इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये 12th क्लास तक है, तो आप ये ध्यान रखना 12th क्लास तक। तो इसका आंसर है आंसर बी, पहला वाला स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि ये 12th क्लास तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रिकमेंड MSP। सेकेंड, इट रिकमेंड फॉर 20 क्रॉप्स। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आंसर ए, वन ओनली। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तो CACP जो है वो रिकमेंड करता है MSP, और इसको जो इम्प्लीमेंट कौन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। आप इसको बताएंगे इसका चेयरमैन कौन है? कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का चेयरमैन कौन है? और CAPC जो रिकमेंड करता है MSP फॉर 20 क्रॉप्स यहाँ लिखा है, तो ये गलत है, तो ये 23 क्रॉप्स होगा। तो बेसिकली जो आपका CACP है वो रिकमेंड करता है MSP फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स +1 FRP, मतलब फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन, FRP फॉर शुगर केन। तो इसके लिए रिकमेंड करता है। तो इसमें जो आपका 12 मैंडेटेड क्रॉप्स कौन सी हो गई? 14 हो गई खरीफ, 6 राबी और 2 कमर्शियल। तो कमर्शियल में आपका क्या आ गया? कॉपरा एंड जूट। तो कॉपरा क्या होता है? कॉपरा होता है ड्राइड कोकोनट। तो वो जो सूखा वाला नारियल होता है ना, तो वो कॉपरा होता है। कोकोनट तो वो होता है जो आपका नारियल पानी जो होता है ना, उस वो होता है, और ड्राई कॉपरा जो होता है वो सूखा वाला नारियल होता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CACP इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ। तो CACP किसका अटैच्ड ऑफिस है? तो इसका आंसर है आंसर सी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। तो CAPC जो है अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर का। तो इसका आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। 1. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द CEA इज टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू persecuted 5 minorities, 2. these minorities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। पहला बिल्कुल गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 है ये ग्रांट करता है सिटीजनशिप टू persecuted 6 minorities, persecuted 6 minorities। और ये 6 minorities कौन है? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। और ये कहाँ से आई हैं? कहाँ से आएंगी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। और इनका कट ऑफ पीरियड कितना है? दिसंबर 31, 2014। तो मतलब अगर कोई भी माइनॉरिटी जो है या तो 31 दिसंबर 2014 या इससे पहले जो है वो मतलब एंटर करती है इंडिया के अंदर, तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं, इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माने जाएंगे। तो अगर दिसंबर 31, 2014 से पहले ये 6 माइनॉरिटीज़ इन 3 कंट्रीज से जो है इंडिया में एंटर करती हैं तो वो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माने जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। पहला वाला गलत है क्योंकि ये 6 माइनॉरिटीज़ है, तो 6 माइनॉरिटीज़ है। और इसकी एक कंडीशन ये है कि पहले जो है ये रिक्वायरमेंट ये थी कि दीज ग्रुप ऑफ द पर्सन 11 ईयर थी इनकी रिक्वायरमेंट, 11 ईयर तक स्टे करेंगे। अब ये रिड्यूस होके 5 ईयर्स हो गई है, तो ये 5 ईयर्स हो गई है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे ये 5 ईयर्स हो गई है। तो लक्ष्मीकांत में आपका जो है 11 ईयर लिखा हुआ है,
अगर आपके पास ओल्ड एडिशन होगा तो अब ये 5 ईयर्स हो गई है। तो इसका आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट अप्लाई टू। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो कहाँ अप्लाई नहीं करता है? तो इसका आंसर है आंसर बी, 6th शेड्यूल एरिया। तो आपका जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है वो नॉट अप्लाई 2 जगह। पहला, जितने भी 6 शेड्यूल के एरिया हैं उनके लिए। दूसरा, जो भी आपकी एरिया जो है इनर लिमिट के अंदर जो आते हैं उनमें अप्लाई नहीं करता। तो 6 शेड्यूल वाले कौन कौन से स्टेट है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम। तो बेसिकली आपका CEA जो है वो यहाँ अप्लाई नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या तो आपको डायरेक्टली 6 शेड्यूल पूछ लिया जाए, या फिर इनमें से कोई भी 3 स्टेट दे दिया जाए और एक कुछ ऐसा दे दिया है अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर, कुछ इस टाइप से दे दिया जाए। तो ये 4 स्टेट में जो है आपका CEA अप्लाई नहीं करता है। तो इन 4 स्टेट में 6 शेड्यूल वाले एरिया में और इनर लिमिट वाले जो एरिया है वहाँ अप्लाई नहीं करता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, 6 शेड्यूल। ओके तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप जो है फ्री डेली क्विज के लिए इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैंने जो वीडियो बनाया है उसके नोट्स भी आपको यहीं मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसे ही टेस्ट के लिए और वीडियोज़ के लिए मुझसे यूट्यूब से जुड़े रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।